हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेलबर्न ऐप। आज शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक की। क्या है नाम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर नाम कुछ लगता है सुना हुआ। देखो, इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी थोड़ी आगे की कहानी। ठीक है, इनर्शिया हमने पढ़ा सर बॉडी का वो नेचर जिसकी वजह से वो अपने मोशन में चेंज को अपोज करता है। मतलब कि बॉडी का जो नेचर है कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। ये जो नेचर होता है ये डिफाइंड होता है आपका इनर्शिया से। और जो ये हम डिफाइन करते हैं बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में। जब आपकी बॉडी ट्रांसलेट कर रहा होता है तो उसमें जो बॉडी का मास होता है वो इनर्शिया का मेजरमेंट होता है कि बॉडी के पास जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होगा और वो अपने मोशन में चेंज को उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। ठीक है, तो इस चीज को हमने बोला था इनर्शिया। अब सिर्फ वो बात की थी हमने ट्रांसलेशनल मोशन की, वो बात मैंने की थी ट्रांसलेशनल मोशन में। सेम तरीके से बात करने वाला हूं मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रोटेशनल मोशन में। ठीक है, मतलब कि बॉडी का वो नेचर जिसकी वजह से वो अपने रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करने वाला है, उसको क्या बोलोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब सर जैसे वहां पे आप इनर्शिया को मास से डिफाइन करते थे, यहां पे हम इसको मास मोमेंट से डिफाइन करते हैं कि मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है उसके स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन। क्या बोल रहे हैं समझना। सर मान लो मेरे पास कोई एक्सिस है, ठीक है, आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, तो किसी भी एक सिंगल बॉडी की बात करो सर, मानो इसका मास कितना m1 है, इसका डिस्टेंस एक्सिस से सर कितना r1 दे रखा है और आपका सिस्टम इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है। आपका सिस्टम इस एक्सिस के बाद रोटेट करने वाला है। तो एक सिंपल बॉडी की बात करो तो सर जो इसका इनर्शिया है उसका मास इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से सुनना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होगा इनर्शिया ऑफ एनी मास अबाउट अ गिवन एक्सिस। ठीक है, इनर्शिया ऑफ द गिवन बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस, उसके अबाउट बात करने वाला हूं। तो क्या बोल रहा हूं सर, देखो सर मास क्या है? ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, आर क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से सुनना क्योंकि मोस्टली बच्चे गड़बड़ ये कर जाते हैं। क्या बोल रहे हैं सर? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर distance from axis of rotation, from axis of rotation। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो सर एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो लेना है। अब देखो, जिससे हम अभी तक बात कर, हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में बात की थी कि सर मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस टाइप का हमारे पास हो सकता है। तो सेम कहानी यहां पर भी है कि सर मास का डिस्ट्रीब्यूशन या तो आपके पास होगा डिस्क्रीट कि मास बिल्कुल फैला हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा? उसका कंटिन्यूस मास सिस्टम कि एक सिंगल बॉडी है, आपको उसका इनर्शिया निकालना होगा। और थर्ड जो कैटेगरी पर आप पढ़ोगे वो होगा कंपाउंड मास सिस्टम, जहां पे आपके पास बॉडीज अलग अलग सॉलिड बॉडीज आपस में कनेक्टेड रहेंगी। एक ब्लॉक ले लिया, एक सर्कल ले लिया, ऐसी बहुत सारी बॉडीज। ठीक है, तो तीन टाइप के सिस्टम होंगे, एक होगा डिस्क्रीट मास सिस्टम, एक होगा कंटिन्यूस मास सिस्टम और एक होगा हमारे पास कंपाउंड सिस्टम। ठीक है, तो एक जब सिंपल सा बताता हूं कि सर अगर मेरे पास डिस्क्रीट मास सिस्टम हुआ, अगर हमारे पास डिस्क्रीट मास सिस्टम हुआ, मतलब कि सिस्टम में मास बहुत सारा लेकिन एक्सिस के अबाउट बिखरे पड़े हैं। ये हो गया एक्सिस बनाएंगे अच्छी वाली, ये रहा एक्सिस। ठीक है, अब सर इसके अराउंड में बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं सर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट है। हम बात करें सर पहला मास, ये आपका सिस्टम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है किसी स्पीड ओमेगा के साथ। ठीक है, इसका डिस्टेंस सर मैंने यहाँ से कितना सर r1 मान लिया, मास कितना सर m1 हो गया। इसका सर मास कितना m2 हो गया, इसका डिस्टेंस सर यहाँ से कितना r2 हो गया, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना r3 बोल देते हैं सर, मास कितना m3 हो गया। ठीक है, सेम तरीके से इसको बोलते हैं m4 और डिस्टेंस सर कितना r4 बोलते हैं। तो मतलब मासेस हमारे पास की कमी नहीं है, मासेस बन सकते हैं, खूब सारे मासेस बनेंगे। अब सबके सब इस एक्सिस के अबाउट सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं, सबके सब सेम सेंस में रोटेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात सर, जो मेरे पास जो इनर्शिया टर्म है, इनर्शिया जो टर्म है, सबसे पहले तो ये एक टेंसर क्वांटिटी है, ना वेक्टर है ना स्केलर है, टेंसर क्वांटिटी है। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्शन में डिपेंड कर रहा है। देखो वेक्टर क्या था सर, समझाने के लिए उसको डायरेक्शन में वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, स्केलर क्या था, उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन हो भी सकती थी नहीं भी हो सकती थी, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता था। अब ये जो टर्म है टेंसर, ऐसी टर्म है जिसका वैल्यू हर एक डायरेक्शन में डिफरेंट आएगा, हर एक डायरेक्शन में इसका वैल्यू डिफरेंट होता है। मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है उसको बोलोगे टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट, अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग एक्सिस के अबाउट इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, अब तो मैं जो बात कर रहा हूं इनर्शिया, अगर मैं पूरा सिस्टम का बात करता हूं, इनर्शिया ऑफ द सिस्टम,
ठीक है। तो सर यहाँ पे जो इनर्शिया आप हर एक बॉडी का सिंपल अलग अलग लो और डायरेक्टली उनको ऐड करो। सर फर्स्ट मास का ये हो गया, सेकंड मास का सर ये हो गया, ठीक है। ऐसे जितने भी मास है सबको सिंपल आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो और इस तरह से आप पूरे सिस्टम का इनर्शिया निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा देख पा रहे हैं क्या सर, इनर्शिया क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर है। सर जो इसकी यूनिट है, क्या इसकी यूनिट, मास मतलब कि केजी, डिस्टेंस मतलब कि मीटर और उसका स्क्वायर, क्या ये होना चाहिए, क्या ये एमकेएस में यूनिट आएगी। सर सीजीएस में बात करो, सर सीजीएस में क्या हो जाएगा, ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सर बात करो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, सर मास की पावर 1 है, बिल्कुल है, लेंथ की पावर सर 2 है, बिल्कुल है, टी की पावर नहीं है 0, तो ये मेरा बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द इनर्शिया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन सिस्टम के लिए, इस डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए इनर्शिया फाइंड कर पाओगे। और मतलब क्या सर इसका सिंपल सा मतलब क्या है, बॉडी का वो नेचर जिसकी वजह से अपने वो रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। तो कुल मिला के एक्सिस क्या है उस पर डिपेंड करने वाला है। तो अब देखो, एक हमने जो फॉर्मूला लिखा है जनरल फॉर्मूला, मास इंटू आर स्क्वायर, तो सबसे पहली बात सर ये डिपेंड किस पे करने वाला है, कि ये डिपेंड किस पे करने वाला है। देखो जैसे हमने बात की सर मास के बारे में बात की थी, ठीक है, हमारे पास मास है और मास का एक्सिस के अबाउट ओरिएंटेशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, उस पर डिपेंड कर रहा है। क्या बोल रहा हूँ, एक बॉडी का मास कितना है, ठीक है, मास का एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, बाकी जितने मास है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, इन चीजों पे आपका इनर्शिया डिपेंड करता है। हमारे पास स्पीड कितना था, है ना, कितना एक्सेलेरेशन था, कितना टॉर्क था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सिस के अबाउट मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलो आगे बात करें। देखो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास हमने दिखाया डिस्क्रीट मास सिस्टम के लिए सिंपल सबका एडिशन हो जाएगा, लेकिन सर अगर मेरे पास सिस्टम डिस्क्रीट ना हो, कंटिन्यूस हो जाए, तब क्या करेंगे। तो देखो एक जनरल बॉडी का बात किया है हमने, सर क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया, जिसका मास हमने सर कितना डीएम ले लिया, डिस्टेंस कितना आर ले लिया। तो सर अगर मैं सिर्फ इस मास की बात करता हूँ, सिर्फ इस मास की बात की जाए, थोड़ा डायग्राम थोड़ा आसान करता हूँ, रुको ऐसे मत लो, आप इसको ऐसे देख लो। तो छोटा सा मास ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, इसका सर हमने मास कितना dm ले लिया, इसका डिस्टेंस सर मैंने यहाँ से कितना r ले लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो सर इस छोटे से एलिमेंट का जो इनर्शिया है di क्या बनेगा, उसका मास इंटू उसका डिस्टेंस का स्क्वायर। अब सर जब आप ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मास, छोटे छोटे एलिमेंट को जब आप ऐड करोगे तब आपको पूरे सिस्टम का इनर्शिया मिल जाएगा, करेक्ट। तो देखो सर क्या यहाँ से इसको इंटीग्रेट करने से मुझे मिल जाएगा टोटल इनर्शिया, डी आई का इंटीग्रेशन सर होगा आई, ये हो गया आर स्क्वायर, ये हो गया डी एम, और इस तरह से आप किसी भी कंटिन्यूस मास सिस्टम के लिए इनर्शिया फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल जनरल सा फॉर्मूला है, इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऐसी चीजें डेंसिटी वाले, लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, ये सब चीजें आप सेंटर ऑफ मास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेम कहानी है, तो कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे, उस एलिमेंट का मास निकालोगे इन टर्म्स ऑफ आर, उसको फिर यहाँ पुट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, आंसर निकालोगे, ठीक है। बाकी हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं कि सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। सबसे पहले सर किस पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे ये याद रखना है, क्योंकि मुस्लिम गड़बड़ यहां करता है, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। क्या बोल रहा हूं, सबसे पहला एंगुलर वेलोसिटी से कितना तेज चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे हमने पढ़ा इनर्शिया, सब बॉडी का स्पीड कितना उससे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी का मास कितना इससे फर्क पड़ता है। बॉडी का मास करके बॉडी का जो मास है वही डिपेंड करता है कि वो कितना अपोज करने वाला है। सेम तरीके से जो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर डिपेंड कर रहा है कि बॉडी के मोशन को चेंज करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, वो कितना अपोज करेगा कितना अपोज नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा सर, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, टॉर्क पर भी नहीं करेगा, एंगुलर मोमेंटम इस पर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो टर्म्स क्या कहेंगे पढ़ेंगे, बस याद रखो फिलहाल के लिए कि सर इन चारों टर्म्स पे इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता है। सर डिपेंड किस पे करेगा, इन पे। सबसे पहला मास ऑफ द बॉडी किया ना, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर लिखा था, बिल्कुल सर एम पे डिपेंड कर रहा है। सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह का, क्योंकि मास कितना दूर है कितना पास है उससे बहुत फर्क पड़ने वाला, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा है एम इंटू आर स्क्वायर, और आर का मतलब क्या है, एक्सिस से मास कितना दूर या कितना पास है, ठीक है। आगे पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, की एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन क्या है, क्योंकि उसी के बेस पर आप बता पाओगे कि मास कितना दूर या कितना पास आ रहा है, ठीक है, कितना दूर या कितना पास हमारे पास आ पा रहा है। अब देखो सर कुछ चीजें, सर यूनिट देख लिया है, डायमेंशन देख लिया है,
ठीक, फिर क्या बोल रहे हैं, एज द डिस्टेंस ऑफ द मास इंक्रीजेस फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि सर जो इनर्शिया का फॉर्मूला है सिंपल m इंटू आर स्क्वायर होता है, और किसी गिवन बॉडी के लिए मास फिक्स है तो जो I है वो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। मतलब कि अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो इनर्शिया विल डेफिनेटली इंक्रीज। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट डिफरेंट एक्सिस मे बी डिफरेंट। हम बोल रहे हैं कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उसी पर डिपेंड कर रहा है, और अगर आप एक्सिस चेंज कर देते हो तो उसके अराउंड जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन था वो आपका चेंज होगा। क्यों, देखो सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, ठीक है, अभी सर मैं एक्सिस ऐसे ले रहा हूँ, इसके अराउंड में मास देख पा रहे हो, कुछ पास है कुछ दूर है, मैंने सर एक्सिस यहाँ ले लिया। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल चेंज हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूशन इसके अबाउट और इसके अबाउट डिफरेंट है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट और उसके अबाउट दोनों अलग हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग है तो इनर्शिया का वैल्यू भी अलग आएगा। मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अलग अलग एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन है उसके वजह से अलग अलग अपोजिशन करता है। ठीक है, चलो क्या बोलते हैं आगे, देर आर टू थ्योरम्स। अब देखो यहाँ पे अब समझने के लिए सर हमारे पास दो थ्योरम्स होती हैं। थ्योरम सर किस लिए, क्या कि आप अलग अलग एक्सिस के अबाउट बॉडी का इनर्शिया फाइंड कर पाओ। ठीक है, जिसमें नाम है हमारे पास उनके, एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा देता हूँ कि कैसे आपको सोल्व करना रहेगा। ठीक है, पहले एक सिंपल सा सिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको सोल्व करता हूँ। रोड वाला सबसे छोटा भी होता है और मोस्टली पूछा भी जाता है, तो मैं आपको थोड़ा एक रोड वाला पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, कि रोड का डिराइव कैसे करने वाला है, समझना। सर मानो मेरे पास एक छोटा सा रोड दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, इस रोड का आपको इनिशियल निकालना है इसके सेंटर के अबाउट, ऐसे ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, इसके अबाउट निकालना आपको इसका इनर्शिया, मतलब कि आपकी जो बॉडी है उसका मास आपको सर कितना m दे रखा है, लेंथ l दे रखा है, और ये सिस्टम आपका इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ठीक है, आपको सर बताना है इसका इनर्शिया। सर सबसे पहले क्या ये एक कंटिन्यूस बॉडी है, बिल्कुल है सर, कंटिन्यूस बॉडी है। सर थोड़ा सा एक एलिमेंट ले लिया यहां से कितना r डिस्टेंस पर, सर इसका खुद का लेंथ कितना dr मान लिया है। ठीक है, सर हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका जो इनर्शिया है, कंटिन्यूस बॉडी है सर, मास dm इंटू डिस्टेंस r स्क्वायर, इसको सोल्व करने से इनर्शिया आपको मिल जाएगा। ठीक, अब सर आपका ऑब्जेक्ट जो है लीनियर ऑब्जेक्ट है तो लीनियर मास डेंसिटी आएगा सर, लैम्बडा क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल एल लेंथ, और स्मॉल एलिमेंट्री मास अपॉन स्मॉल उसका लेंथ। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dm का वैल्यू सर कितना m/l इंटू dr हो गया। ठीक है, इस वैल्यू को उठा के हमने यहाँ डाल दिया है। क्या बोल रहा हूँ सर, इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ कितना का सर, मास अपॉन एल, ये हुआ dr इंटू डिस्टेंस r स्क्वायर। ठीक, सर मास m/l कांस्टेंट, अंदर से क्या बचा dr, r स्क्वायर से dr की बात कर रहे हैं। ठीक, सर लिमिट की बात करें सर, अगर मेरे पास ये ओरिजिन होगा सर, ये कितना यहाँ से l/2 डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे x का वैल्यू सर कितना -l/2 आएगा, और सर यहाँ पे कितना +l/2 आएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से लेकर +l/2 पुट कर सकते हो। अच्छा देख पाओ सर बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर तो एक काम कर लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 2 टाइम्स और लिमिट कर देते हैं 0 से l/2, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही था। ठीक है, तो सर ये r स्क्वायर dr बन गया, इंटीग्रेट करो सर, यहाँ पे इनर्शिया कितना मेरे पास 2m/l, r का r स्क्वायर का इंटीग्रेशन r³ आएगा, लो रख दिया सर, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से l/2 रखें, कितना सर 2m/l यहाँ बचा हुआ है, 1/3 बाहर ले लिया है, l/2 का क्यूब कितना सर l³ 8 आएगा, 2 से कट किया 4 टाइम्स, 4 इंटू 3 सर कितना 12 आ रहा, सर कितना आया ml²/12। तो इस तरह से आप इनके डेरिवेशन देख सकते हो, बाकी हमारे किसी काम के नहीं है। देखो क्या सर यही आ रहा है क्या, ml²/12। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए उनके इनर्शियाज फाइंड कर सकते हो। अब सर एग्जाम में इतनी मेहनत करना नहीं होता है, एग्जाम में पहले आपको कुछ डेटा याद रखना पड़ेगा, बाकी चीजें आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल पाओगे। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है, कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहा हूँ रिंग के लिए। ठीक है, रिंग और वायर का जो लूप होता है उसकी बात कर रहे हैं, मास m होगा, रेडियस r होगा। जो फिलहाल जो याद रखना है वो सिंपल ज्योमेट्रिकल एक्सिस, मतलब सर मानो ये मेरे पास रिंग है, इसके सेंटर से पास होने वाला और प्लेन के परपेंडिकुलर, देख पा रहे हो इस तरह से, ये मेरे पास सर्कल है, उसका सेंटर पे एक्सिस है इस तरह से। ठीक है,
तो प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाला एक्सिस उसको बोलो ज्योमेट्रिकल एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। उसका जो इनर्शिया सिंपल मास इंटू आर स्क्वायर, मास इंटू आर स्क्वायर। डिस्क की बात करूंगा सर, डिस्क क्या होता है, उसके अंदर भी मास होता है, समझो। रिंग का मतलब आपका कड़ा, कड़ा हो गया, चूड़ी हो गया, ठीक है, वो हो गया। डिस्क का मतलब सर एक सिंपल प्लेट जो होती है, पुराना होता था रिकॉर्ड आता है, रिकॉर्ड आते थे, रिकॉर्ड ब्लैक कलर की होती थी म्यूजिक वाली एल्बम, ठीक है, तो वैसे रिकॉर्ड डिस्क शेप में, ठीक है। ये मेरे पास एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। सर नेक्स्ट क्या मेरे पास, सिलेंडर। सिलेंडर को बताऊंगा बाद में, चलो देखो सिलेंडर देख लो। सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर, दो टाइप के स्ट्रक्चर है, सॉलिड सिलेंडर और होलो सिलेंडर। अगर सिलेंडर आपका सॉलिड है तो समझना सर वो एक डिस्क के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। सर कैसे, मान लो ये सिलेंडर है, ऐसा कुछ सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड 3D। अगर मैं इसको ऐसे दबा दूं तो क्या बनेगा, डिस्क बनेगा। और डिस्क का इनर्शिया कितना से होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये एम आर स्क्वायर बाई 2 से इसका भी एम आर स्क्वायर बाई 2, देख पा रहे हो, ये वाला देखो, सॉलिड सिलेंडर एम आर स्क्वायर बाई 2 आया कि नहीं आया। बात करो होलो के लिए, सर होलो में क्या है, सर ये बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, ठीक है, पूरा दबाओ उसको, कंप्रेस करो, क्या सर एक छोटी सी रिंग बनेगी क्या, और सिर्फ रिंग का इनर्शिया में कितना एम आर स्क्वायर बढ़ा है, सर इसका भी एम आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। सही, साइड में क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन बाद में बात करेंगे। यहां देखो अब क्या बात कर रहे हैं, थिक वोल्ड सिलेंडर, इसके लिए डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सर आर वन क्या है, इनर रेडियस, आर टू क्या है, आउटर रेडियस, ठीक है, बस इतना याद रखना। मास क्या है, पूरे बॉडी का मास है, आर वन आर टू उनका रेडियस है, इनर और आउटर, और जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में है, ऐसे, ठीक है। फिर हमारे पास सॉलिड स्फीयर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कितना सर 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक। अगर मेरे पास सॉलिड शेल है, सॉरी स्फेरिकल शेल है या होलो स्फेरिकल बॉडी है, उसके लिए जो इनर्शिया होगा वो 2/3 एम आर स्क्वायर। देखो कुछ चीजें हमें याद रखना ही पड़ेगा, इनका हमारे पास और कोई इलाज नहीं है, ठीक है, इनका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। चलो आगे बात कर रहा हूं, अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पहले बताता हूं पैरेलल के बारे में, फिर आऊंगा परपेंडिकुलर पे, ठीक है। देखो अब ये देखो, अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर देखी सर, उस स्ट्रक्चर में हमें कम से कम एक चीज मुझे याद है, हमें एटलीस्ट हमें एक याद रखना पड़ा सर, मुझे एक के बारे में पता है। अब हो सकता है कि आपको उससे रिलेट करके किसी और एक्सिस की अबाउट इनर्शिया निकालना पड़े सर। वो अब वो जो नई एक्सिस है, वो जो नई एक्सिस है पुराने वाली एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, तो उसके बेस पर आप थ्योरम यूज करोगे, ठीक है, कि रिलेशन क्या है उसके बेस पर। जैसे मैं सिंपल से बात करता हूं, सर मानो मेरे पास एक सिंपल सा रिंग दिया हुआ है, रिंग का मुझे इसकी जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है उसके अबाउट इनर्शिया पता है, ठीक है। एक सिंपल से बात कर रहा हूं, एक सिंपल सा मेरे पास रिंग दिया हुआ है, इसका सर मास का इतना m दिया हुआ है, रेडियस r दिया हुआ है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट जो इनर्शिया है सिंपल एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब सर मैं बोल रहा हूं सर मुझे ऐसी एक्सिस के बारे में इनर्शिया निकालना है जो इस एक्सिस के पैरेलल है, जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, तो ठीक है सर, मैंने एक एक्सिस दिखा दी यहां पर, समझना ये एक्सिस कैसे डिफाइन करूंगा, एक्सिस टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ध्यान से सुनना, टेंजेंट टू द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, ठीक है, इसके अबाउट निकालना। अब थोड़ा देखो क्या सर ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस आपस में पैरेलल है क्या, मैं इसको फिलहाल कितना आई अननोन, इसको आप बोलोगे क्या आई सी एम। सी एम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सर रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके बीच में आएगा और वहां से पास कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात सर, जो दो एक्सिस हैं इनमें से दो एक्सिस आपस में पहले तो पैरेलल होनी चाहिए, जिसके बड़ा आप निकाल रहे हो, उनमें से एक सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा जो अननोन हो सकता है या फिर वो आपको पता भी हो सकता है, ठीक है, बस जो भी है इस एक्सिस के पैरेलल ही आएगा, ठीक है, दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल ही होंगी, ठीक। तो देखो सर ये पता है, ये निकालना है, दोनों देख पा रहे हो आपस में पैरेलल है, तो सर जब ये रिलेशन दिख जाए कि सर दो एक्सिस आपस में पैरेलल है, जिसमें से आपको एक के बारे में पता है दूसरे के बारे में नहीं पता है, और एक कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास से पास होना ही है, ठीक है, तो सर उस केस में आप यूज करोगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो क्या बोलता है सर, आई इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर। ICM सर क्या है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये हो गया। आई, कोई दूसरी एक्सिस जो उस एक्सिस के आईसीएम के पैरेलल है, ठीक। सर मास, ऑब्जेक्ट का मास, सर डी क्या होगा, दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि एक सिंपल डायग्राम दिखा रखा है, एक ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर ऑफ मास सपोज यहां पर है, इसके अबाउट इनर्शिया हमने कितना आईसीएम बोला हुआ है, यहां से आपको निकालना है, इनके बीच का सेपरेशन उन्होंने कितना आर बोल दिया या डी बोल दिया, ठीक है। सेम कहानी यहां पर है। अब देखो एग्जाम्पल समझाता हूं, वहां पर देखना। इनर्शिया सर आईसीएम सर कितना एम आर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अगर एक एक्सिस सर्कमफेरेंस पर है, एक सेंटर पे है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या आर है क्या, बिल्कुल है। यहाँ रखो मास m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, सिंपलीफाई करो सर कितना 2mr स्क्वायर आया। ये मेरे पास इस बॉडी का इनर्शिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर पाओगे बाय लर्निंग दिस फॉर्मूला। तो ये हमें एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा कि सर दो एक्सिस जो पैरेलल होंगी, जिनमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास होगा, ये रिलेशन है, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर पाओगे। क्या बोल रहा हूं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर पाओगे। चलिए आगे बात करता हूं एक और। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। परपेंडिकुलर थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेबल ओनली फॉर 1D और 2D ऑब्जेक्ट। 1D और 2D ऑब्जेक्ट के लिए लग पाएगा, 3D में ये एप्लीकेशन वैलिड नहीं। कोई अगर हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है तो उसमें आप ये थ्योरम कतई नहीं लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओ, सोचना भी मत, ठीक है। सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट में आएगा। अब जैसे नाम से क्लियर है, परपेंडिकुलर मतलब कि जो इसमें एक्सिस का रिलेशन है वो क्या होगा सर, परपेंडिकुलर होगा। एक एक्सिस होगी जिसके बारे में आपको पता होगा, बाकी कोई एक्सिस हो सकता है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब क्या होगा जब भी हम बात करें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में, सबसे पहले मुझे चाहिए तीन एक्सिस, तीनों चाहिए आपस में परपेंडिकुलर, तीन एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर। तो याद रखना इसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे चाहिए तीन एक्सिस, तीन एक्सिस। एक मान लो एक्स एक्सिस के अलोंग, एक मान लो y के अलोंग, एक मान लो सर z के अलोंग, ठीक है। अब इसमें भी सर जो मैं बात करने वाला हूं आई एक्स एंड आई वाई, ये मुझे ऐसी एक्सिस चूज करनी है विच आर इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का प्लेन है उसी में आएंगी। इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसी के प्लेन में आएगी। और सर जो IZ है वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। और जो थ्योरम बोलती है, थ्योरम के हमारे पास क्या सर ये है, IZ इज इक्वल टू IX प्लस वाई, कि जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर एक्सिस है IZ वाला, उसका जो इनर्शिया है वो इक्वल आएगा IX प्लस IY के, IX प्लस IY के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ हमारे पास इक्वेशन होता है। अब सर समझाओ यूज कैसे करना है, देखो समझाता हूँ। एक सिंपल सा एग्जाम्पल फिर से बात करता हूँ रिंग के लिए, फिर से बात कर रहा हूँ रिंग के लिए। सर ये रहा मेरे पास रिंग, ठीक है। हमें सर इसके अबाउट पता है, ठीक है, जिसका हमने सर कितना mr स्क्वायर लिखा है। सर मुझे निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, x वाला, और एक ये वाला y एक्सिस के अबाउट। समझना सर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर z एक्सिस है, ठीक है। सर जरा देखो मैं बात करूँ सर, एक सिंपल सा रिंग है, एक रिंग है, एक बनेगा x एक्सिस, एक बनेगा y एक्सिस। देख पा रहे हो क्या सर, इस सर्कल के लिए, इस सर्कल की ये अबाउट x एक्सिस लो या अबाउट y एक्सिस लो, डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है। देखो अगर हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर था, एक्सिस मैंने ये लिया, अगर मैं इसको रोटेट कर दूं तो वही एक्सिस मेरे लिए y बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x और y बिल्कुल सेम है। जब डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट x और y सेम है तो सर उनका इनर्शिया सेम आएगा, करेक्ट है क्या। सो क्या बोल रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग कि इनर्शिया अबाउट x और y सेम है। क्यों, क्योंकि सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल सेम है। जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो तो सर ये उनका इनर्शिया सेम आ गया, ठीक है। अब सर देखो क्या सर, जो IZ वाला एक्सिस, जो Z वाला एक्सिस है वो रिंग के सेंटर से पास हुआ है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, और सर उसका इनर्शिया हमने कितना सर mr स्क्वायर पढ़ा है, ठीक है। सर मुझे IZ का वैल्यू भी पता है, ठीक है। IZ कितना मिल गया सर, mr स्क्वायर। हमारी जो थ्योरम होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, IZ इक्वल टू IX प्लस IY होना चाहिए,
ठीक है सर, आई जेड का वैल्यू सर कितना है, एम आर स्क्वायर है, आई एक्स और आई वाई दोनों सेम था तो कितना सर 2ix कर दिया, 2 को इस तरफ ले आया तो सर यहाँ से आई एक्स और आई वाई जिसका वैल्यू सेम है वो कितना निकल गया सर, यहाँ से एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। देख पा रहे हो क्या, सिंपल सा आंसर डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। क्या बोल रहा हूं सर, ये वो एक्सिस थी जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है लेकिन इनसाइड द प्लेन है, इन द प्लेन ऑफ रिंग है, समझ पा रहे हो। तो ये रिंग था, सेंटर से पास हुआ प्लेन में, सेंटर से पास हुआ परपेंडिकुलर, तो एक ही सेंटर से आप बहुत सारे एक्सिस पास कर सकते हो, किसी भी गिवन पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस पास होती हैं। तो इसमें एक्सिस का ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सिस का ओरिएंटेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट टर्म हमारे पास आता है क्या, रेडियस ऑफ जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं इसका मतलब क्या है, सिंपल सा सर, इफेक्टिव रेडियस, इफेक्टिव रेडियस ये मेरी लैंग्वेज है, ठीक है। मैं इसको इफेक्टिव रेडियस बोलता हूं। क्यों बोलता हूं, क्या बोला सर, देखो हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, मास डिस्ट्रीब्यूट है, उसका कुछ इनर्शिया आ रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं सर, सारे का सारा 3D ऑब्जेक्ट को एक सिंपल पॉइंट मास मान लो, सारा 3D ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास मान लो। अब हम क्या बोल रहे हैं सर, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे रखें, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे रखें कि आपको सेम इनर्शिया मिल जाए, सेम टू सेम इनर्शिया मिल जाए, समझ रहे हो। जैसे सिंपल सी बात करता हूं सर, हमने बात किया अभी रोड के लिए, हमने बात किया था ना रोड के सेंटर के अबाउट सर कितना आया था सर, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये इतना इनर्शिया उसका आया था। अब क्या बोल रहा हूँ सर, उसको एक सिंपल पॉइंट मास मान लो और सेंटर से सर कितना के डिस्टेंस पे रख दो, सेंटर से के डिस्टेंस पे रख दो। सो पॉइंट मास के लिए इनर्शिया कितना, एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, हमने लिख दिया सर, एम से एम को कर दिया गायब, सर कितना आया हमारे पास, के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 12, मतलब कि एल बाय अंडर रूट 2 है। इस तरह से आया क्या, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो हर एक बॉडी के लिए। तो एक जनरल फॉर्मेट बनाऊं सर, किसी बॉडी का इनर्शिया आई है, उसको आपने सेंटर से डिस्टेंस के पे रख दिया, तो सर ये मेरे पास जो के है ये इसका इफेक्टिव रेडियस है कि कहां पर मास को रखा जाए ताकि आपको सेम इनर्शिया मिल जाए सेम मास के लिए, ठीक है। ये सिंपल सा इसका इफेक्टिव रेडियस है। सर रेडियस है तो सर इसका यूनिट तो मीटर में ही आएगा, मीटर में आएगा या सेंटीमीटर में आएगा, जो भी आएगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन सिस्टम कि आप क्या अज्यूम करने वाले हो, ठीक है। इस तरह से आपका ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करें सर, आपको एक एग्जांपल दे रखा है, क्या बोला हुआ है सर कि आपको इनर्शिया निकालना है इस सिस्टम के लिए। क्या बोला हुआ है, एक होलो स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर था, कैपिटल आर रेडियस का, हमने से इसमें से स्मॉल आर को कर दिया गायब, तो बचे हुए पार्ट का क्या करना है, आपको इनर्शिया निकालना है। तो ठीक है सर, इसका इनर्शिया हमने सर कितना I1 मान लिया, इसमें से सर हमने I2 को कट कर दिया, तो सर बचा हुआ कितना आएगा, I1 माइनस I2, ये मेरे पास आएगा, ठीक है। सर सॉलिड स्फीयर के लिए हमारे पास जो इनर्शिया हमने पढ़ा है कितना, 2/5 mr स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2/5 m इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसमें आर क्या होता है, स्फीयर का रेडियस है ना, मास क्या होता है, उस स्फीयर का मास होता है जिस मास की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात कर लेंगे। अब देखो बात करता हूं पहले इसके लिए, सर कुछ रेडियस है, ठीक है, कुछ रेडियस है, तो इसका मास हमने कितना लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी में कितना रो ले लिया, वॉल्यूम सर कितना हुआ, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। तो जो इसका इनर्शिया I1 आएगा 2/5 मास m कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। बात कर सकते सेकंड मास की, तो सेकंड मास में क्या होगा सर, इसका जो मास हमने m2 लिखना है, क्या होगा, डेंसिटी रो, ठीक है, डेंसिटी रो, जो हमारे पास वॉल्यूम बचा हुआ है कितना, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, स्मॉल आर क्यूब, ये इसका मास हो गया। तो जो इसका जो इनर्शिया है I2 कितना हो जाएगा, मास m2 इंटू उसकी रेडियस का स्क्वायर इंटू 2/5, क्योंकि ये भी हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर ही है। तो जो मेरे पास सर जो आंसर आएगा वो इनका सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा। तो ठीक है सर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों में से 2/5 ले लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ क्या बचा हुआ है, m1 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस m2 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। m1 m2 दोनों का वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से दोनों यहाँ पे पुट कर सकते हो बड़े आराम से इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ठीक है। तो वैसे उन्होंने आपको जो आंसर दे रखा है वो इन टर्म्स ऑफ मास दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ मास दिया हुआ है। मास m किसका बोला हुआ है, जो हमारे पास होलो स्ट्रक्चर बचा हुआ है, जो होलो स्ट्रक्चर बचा हुआ है। तो ठीक है सर, जो बचा हुआ है उसका मास बात करते हैं सर, ठीक है। उसका मास डेंसिटी रो, ठीक है, डेंसिटी रो, इसको m1 बोलते हैं, इसको भी m1 बोल दो, ये m2 हो गया, ठीक है।
तो रो इनटू उसका वॉल्यूम सर कितना होगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ से रो का वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से रो का वैल्यू कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। सर जरा देखना, कुछ नहीं करना, से बस वैल्यू पुट करना है हमें। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, हमारे पास इनर्शिया 2/5, ठीक है, रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस सॉरी ये फर्स्ट बॉडी का आया है इनटू उसकी रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इनटू डिस्टेंस आर का स्क्वायर, और 2/5 सबके बाहर है। ठीक है, 2/5 सबके बाहर है। ठीक है, अब देखो 2/5 रो सब में कॉमन था, 4/3 पाई भी कॉमन था, मल्टीप्लाई करो आर क्यूब इंटू आर पावर 2, सर आर पावर 5 आएगा, ये आर पावर 2 आ रहा है, सॉरी आर पावर स्मॉल आर पावर 5 आएगा। ठीक है, सेम कहानी। अब सर हमने जो लिखा था वहां से हमारे पास हमने लिखा था जो डेंसिटी था, सॉरी जो रिमेनिंग पार्ट का मास उन्होंने m बोला हुआ है, वो कितना सर, डेंसिटी रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो मैं ऐसे स्मॉल आर का वैल्यू पुट करने वाला हूँ। सो देखना, तो 2/5 को 2/5 ही रहने दो, रो का वैल्यू यहाँ से देखना m इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, यही आने वाला है। जो रिमेनिंग टाइम यहाँ पे वो कितना बचा हुआ है, 4/3 पाई, उससे ये कितना आर पावर 5 माइनस स्मॉल आर पावर 5। ठीक है, सिंपल सी कहानी सर, 4 पाई से 4 पाई चला गया, 3 से 3 चला गया, जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या बचा हुआ सर, 2/5 स्मॉल m आर पावर 5 माइनस स्मॉल आर पावर 5 डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर पावर क्यूब। देखो क्या यही आ रहा है क्या, देख लो, बिल्कुल सेम आंसर है, कुछ अलग नहीं किया। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करना, बड़े आराम से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये बहुत सिंपल सा डायग्राम देखा है, बहुत सिंपल डायग्राम को सोल्व किया है। ठीक है, सो आई होप यू विल फॉलो द लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑल द बेस्ट।